हेलो स्टूडेंट्स। आज गॉस लॉ वाले हमारे चैप्टर में हमारे टॉपिक का नेम है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज, इनफाइनाइट लाइन चार्ज। तो जैसा कि पहले भी हम लोग वीडियोस में देख चुके हैं कि इनफाइनाइट लाइन चार्ज का मीनिंग क्या होगा। यहाँ पे वो चार्ज जो किसी वायर के ऊपर क्या हो, डिस्ट्रीब्यूट हो। अगर कोई चार्ज है वो यूनिफॉर्मली वायर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट है तो उसे कहा जाएगा इनफाइनाइट लाइन चार्ज, और इसमें जो वायर की लेंथ होगी वो क्या होगी, इनफाइनाइट ली जा सकती है। जो डैश डैश मैंने दिखाई है डायग्राम में, इसलिए दिखाई है कि इसकी जो लेंथ है वो क्या है, इनफाइनाइट। तो ऑब्वियस सी बात है इसके अंदर चार्ज डेंसिटी जो है वो कौन सी होगी, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। ठीक है, तो हमने टॉपिक का ओवरव्यू जो है देखा कि क्या यहाँ पे अपने को फाइंड करना है। हमें इस लाइन चार्ज की क्या है, किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है जो इस वायर से r डिस्टेंस पे है। और यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि ये P पॉइंट जो है इस वायर के सेंटर में ही हो, कहीं पे भी सेंटर से किसी डिस्टेंस पे यहाँ पे भी P पॉइंट जो है वो हो सकता है। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए गॉस लॉ हम लोग यूज करेंगे इसमें। और गॉस लॉ में हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो इक्वल होता है सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, थ्रू ए क्लोज सरफेस के लिए इसमें फाइंड आउट हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में जो एक्सप्रेशन होगा वो क्या है, E डॉट ds इज इक्वल टू सिग्मा क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। गॉस लॉ का ये एक्सप्रेशन अपने पास है। तो E डॉट ds कैलकुलेट करने के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या हो, डायरेक्शन की भी जरूरत होगी। तभी तो हम इन दोनों के बीच में एंगल जो है वो बता पाएंगे कि कहाँ पे एंगल कैसे है। तो जैसा कि प्रीवियस वीडियोस में हमने फ्लक्स को कैलकुलेट करने में देखा था कि हम सिलेंड्रिकल जैसे हमने लिया था, वहां पे एक गॉसियन एक सरफेस लिया था और उसमें हमने अलग अलग देखा था कि कैसे कैसे उसके अंदर हम लोग फ्लक्स को कैलकुलेट करते हैं E डॉट ds के इंटीग्रेशन से। तो यहाँ पे भी हमें सबसे पहला जो हमारा वर्क रहेगा इस टॉपिक में वो रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करना। डायरेक्शन हमें क्यों चाहिए, क्योंकि E डॉट ds हमको पता होना चाहिए। तो E डॉट ds के लिए हमें E वेक्टर और ds वेक्टर के बीच में एंगल चाहिए। तो जब तक हमारे पास में E वेक्टर की डायरेक्शन नहीं होगी तो हम नहीं बता पाएंगे कि दोनों के बीच में एंगल कितना होगा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले इस लाइन चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, सपोज ये हमारा इनफाइनाइट लाइन चार्ज है और हमें क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को हम लोग फाइंड कर रहे हैं एट पॉइंट P। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं यहां पे इस पॉइंट से, जिसको मैं O नाम देता हूं, एक कुछ डिस्टेंस D पर एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट dl मानता हूं। एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट dl मैं यहां पे मानता हूं। इस dl के अंदर भी कुछ चार्ज होगा, क्योंकि पूरी वायर का अगर चार्ज है तो इस स्मॉल लेंथ में भी क्या होगा, चार्ज होगा। वो चार्ज कितना होगा उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज लैम्डा जो है लीनियर चार्ज डेंसिटी है, उसकी वैल्यू होती है dq अपॉन dl। तो इस स्मॉल लेंथ dl में चार्ज कितना होगा, dq इज इक्वल टू लैम्डा इनटू dl। इस चार्ज के कारण जो ये dq चार्ज होगा, पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं। पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। यहाँ पे हम एक टेस्ट चार्ज रखेंगे q नॉट, तो यहाँ से ये इस P को रिपेल करेगा, इसलिए डायरेक्शन जो है DE1 इस डायरेक्शन के अंदर हमने को मिलेगी।
इसी तरह से अगर हम सेम डिस्टेंस पे, जैसे अगर हमने मान ली कि ये डिस्टेंस d मानी थी, तो इस सेम डिस्टेंस पे हम इस पॉइंट के दूसरी ओर एक और एलिमेंट माने, लेंथ एलिमेंट d, तो इसके कारण पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी वो इस तरह से DE2 है। यहाँ पे Q नोट को ये वाला जो चार्ज है वो क्या करेगा, रिपेल करेगा। याद रखिए हम लोग पूरे इस लाइन चार्ज की फील्ड फिलहाल नहीं फाइंड कर रहे, हम केवल हमने एक एलिमेंट यहाँ पे मान लिया, एक एलिमेंट हमने यहाँ पे मान लिया, दोनों एलिमेंट के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से होगी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस तरह से। ये हमने माना, किस लिए कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए। तो अब इसके बाद में क्या है कि अगर अपने पास में सपोज ये एंगल अगर हम माने कि थीटा है, तो फिर ये एंगल भी क्या होगा, थीटा, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, बिल्कुल सिमिलर है, बिल्कुल एक जैसे हैं। तो उसके बाद में हमारे पास में अगर हम इसको थोड़ा एक्सटेंड करें तो ये एंगल भी हो जाएगा थीटा और ये एंगल भी होगा थीटा। तो अगर हम इनको करें जो वेक्टर के अपने कंपोनेंट हैं उनमें अगर हम इसको चेंज करें तो ये हो जाएगा DE1 cos थीटा और DE2 cos थीटा, और ये हो जाएगा हमारा DE2 sin थीटा, और ये हमारा हो जाएगा DE1 sin थीटा। तो देखिए स्टूडेंट्स, दोनों जो चार्ज के एलिमेंट हैं उनका चार्ज सेम है, उस पे भी dq है, इस पे भी dq है, दोनों की ये जो डिस्टेंस है इस पॉइंट पे, ये जो डिस्टेंस है वो क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि हमने ये डिस्टेंस भी क्या ली हुई है, सेम ली हुई है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ DE1 विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ DE2, कि जो E1 है उसका मैग्नीट्यूड E2 के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। कूलम लॉ के अकॉर्डिंग K(Q)/r² हम लोग जानते हैं, तो जब डिस्टेंस सही सेम है और r भी सेम है तो दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। उसके सेम होने की वजह से थीटा भी क्योंकि सेम है, इसलिए DE sin थीटा वाले जो कंपोनेंट हैं वो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, और DE cos थीटा वाले जो एलिमेंट है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक साथ क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो ये तो बात थी इन दो एलिमेंट की इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पे और यहाँ पे हमने ली। अगर पूरी हम इस जो भी हमने ये अपना सिमेट्री ली है, इसमें हम अलग अलग ऐसे एलिमेंट माने, जैसे ये मान लिया, फिर उसके बाद में ये इधर माना, उतनी डिस्टेंस पे यहाँ मान लिया, फिर यहाँ पे कुछ एलिमेंट माना, फिर उतनी डिस्टेंस पे यहाँ मान लिया, यहाँ मान लिया, उतनी डिस्टेंस पे यहाँ मान लिया। अगर हम सेम इस तरह से लेंथ के एलिमेंट दोनों तरफ बार बार जो है वो कैलकुलेट करें तो हर बार जो साइन थीटा वाले कंपोनेंट हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगे और cos थीटा वाले क्या होंगे, एक ही डायरेक्शन में होंगे। इस तरह से हम एक रिजल्ट पे पहुंच सकते हैं कि हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस लाइन चार्ज के क्या होगी, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस तरह से होगी, क्योंकि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण से बन रहा है, ओनली cos थीटा वाले सभी एलिमेंट के कंपोनेंट के कारण बन रहा है। तो हम डायरेक्शन को देख सकते हैं कि वो डायरेक्शन क्या होगी, ये जो लाइन चार्ज है इस लाइन चार्ज के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यूं होगी। तो ये अपना फर्स्ट है कि डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होती है, डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगी उसकी लाइन चार्ज के उस डायरेक्शन में होगी जो O और P को मिलाने वाली लाइन है उसके अलोंग होगी, O से P की ओर होगी, इस तरह से होगी, O से P की ओर होगी। तो ये अपना डायरेक्शन का केस इसमें हुआ, क्योंकि हमें E.ds कैलकुलेट करना रहेगा तो वहां पे हमें E की डायरेक्शन हमें चाहिए होगी। तो एक लाइन चार्ज के कारण E की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होती है, उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रहती है। जैसे सपोज अपना ये एक सिलेंड्रिकल वायर है, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे इस तरह से। उसकी लेंथ वाइज हम देखेंगे तो उसके हर पॉइंट के क्या होगी, परपेंडिकुलर। ठीक है, ये तो स्टूडेंट्स अब हम लोग बात करते हैं डायरेक्शन की, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की,
कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो हमने देखा आई थी किस डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर आई थी वायर के। और अगर हम बात करते हैं अब उसके मैग्नीट्यूड की, तो उसके मैग्नीट्यूड को फाइंड करने के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं, गॉस लॉ का। और उसकी स्टेटमेंट क्या होती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स E डॉट ds इज इक्वल टू सिग्मा q ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे जो हम लोग क्लोज सरफेस चाहिए वो वायर में तो है नहीं, तो हम लोग क्या है, क्लोज सरफेस एक इमेजिन करते हैं टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग गॉस लॉ। तो हम लोग क्या फाइंड करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं यूजिंग गॉस लॉ। तो उसके लिए हमको क्या है, क्लोज सरफेस चाहिए। तो ऐसा क्लोज सरफेस हम लोग प्रॉब्लम्स में इमेजिन कर लेते हैं, और ऐसे सरफेस को कहते हैं गॉसियन सरफेस, जिसको हमने इमेजिन किया है, गॉसियन सरफेस इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने डायग्राम, आप ध्यान से देखिए, मैंने जो इनफाइनाइट लाइन चार्ट है इसका कुछ पोर्शन लिया और उस पोर्शन के दोनों ओर मैंने इस तरह से एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस को अज्यूम किया है। कुछ पोर्शन लिया जिसकी लेंथ कितनी है, L है, और मैंने क्या अज्यूम किया, कह रहा हूं सिलेंड्रिकल सरफेस, क्लोज सरफेस मैंने अज्यूम कर लिया है, क्योंकि हमारे को गॉस लॉ को अप्लाई करने के लिए एक क्लोज सरफेस चाहिए। सो वी हैव अज्यूम्ड दैट सरफेस व्हिच इज नोन एज गॉसियन सरफेस। अब इस गॉसियन सरफेस को हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो इसका हम पहले लेफ्ट हैंड साइड अगर सॉल्व करें, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमको फ्लक्स कैलकुलेट करना है। फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको तीन पार्ट में हमने डिवाइड किया, 1, 2 और 3। नंबर 1 दिस सर्कुलर पोर्शन, नंबर 2 दिस सर्कुलर पोर्शन, एंड नंबर 3 इज द कर्व्ड सरफेस ऑफ द सिलेंडर। पूरी लेंथ जो है वो वायर बीच में नहीं आ रही, ओनली कितनी वायर की लेंथ आ रही है सिलेंड्रिकल सरफेस में, L वायर की लेंथ आ रही है। सो इन दिस केस हम देखते हैं कि E डॉट ds जो फर्स्ट है अपना, उसमें देखिए E तो क्या होता है, हमेशा परपेंडिकुलर होता है वायर के, लेकिन ds इस सरफेस पे कहां पे होगा, परपेंडिकुलर होगा इस सर्कुलर सरफेस के। दैट मींस E और ds के बीच में कितने डिग्री का एंगल होगा फॉर द फर्स्ट सरफेस। अगर हम फ्लक्स को कैलकुलेट करें तो फर्स्ट सरफेस के लिए हमारे पास में E और ds के बीच में एंगल होगा 90 डिग्री, द सरफेस नंबर 1। इसी तरह से सेकंड सरफेस के लिए भी हमारे पास में E और ds के बीच में एंगल होगा 90 डिग्री, और थर्ड सरफेस के लिए हमारे पास में E और ds के बीच में एंगल जो है वो होगा 0 डिग्री। सेकंड सरफेस को देखिए पहले, यहाँ पे भी E क्या हुई, परपेंडिकुलर हुई वायर के, लेकिन ds कहां पे होगा, परपेंडिकुलर हुआ किसके, इस सर्कुलर पार्ट के। तो दोनों के बीच एंगल कितना, 90, ये हमने लिखा है यहाँ पे। थर्ड केस के अंदर क्या है, जो थर्ड सरफेस है अपना, उसको हमने यहाँ से ऐसे मिलाया। इसको मिलाने से क्या हुआ कि ये जो r डिस्टेंस पर हमने पॉइंट P कंसीडर किया और यहाँ पे हमने स्मॉल एलिमेंट माना ds। इस ds का एरिया वेक्टर कहाँ पे होगा, अगर हम ऐसा सिलेंडर माने तो इसका एरिया वेक्टर होगा, क्या छोटा सा पार्ट लिया तो एरिया वेक्टर होगा नॉर्मल इसके। तो यहाँ पे एरिया वेक्टर उसी डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में होती है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सिलेंडर के हर पॉइंट पे, सॉरी वायर के हर पॉइंट पे क्या होगी, वो परपेंडिकुलर होगी। तो अगर हमने पॉइंट यहाँ पे लिया है बोर्ड की प्लेन में, तो यहाँ पे E और ds दोनों ही क्या होंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे, इसीलिए हमने E ds का लिखा है cos 0। अगर हम इसको और कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा 0 प्लस E ds इंटीग्रेशन फॉर द थर्ड सरफेस। ये हम लोग लेफ्ट हैंड साइड जो है इस इक्वेशन में जो चाहिए अपने को, उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, यानी हम लोग फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इस क्लोज सरफेस जो हमने माना है, इसका जो फ्लक्स है वो केवल किस पे डिपेंड कर रहा है, ओनली कर्व सरफेस वाले पे डिपेंड कर रहा है, ds। और हमने दोनों तरफ एक जैसी इसकी डिस्टेंस मानी है, बिल्कुल सेंटर में हमने क्या माना है, इस सिलेंडर पे वायर माना है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो इसके हर पॉइंट पे क्या होगी, एक जैसी होगी।
यहाँ पे ले पॉइंट, यहाँ पे ले, यहाँ पे ले, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, एक जैसी होगी। दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म फॉर द होल डीएस। डीएस कहाँ पे होंगे, इस तरह के कर्व सरफेस पे होंगे, तो सभी डीएस के लिए एक ही वैल्यू क्या होगी, जैसी। इसलिए इसको साइड से बाहर निकाल सकते हैं, बचा क्या, डीएस। और कर्व सरफेस के जब डीएस को हम लोग सभी को ऐड करें, अगर किसी भी सिलेंडर के कर्व सरफेस के डीएस को हम लोग ऐड करें तो हमारे पास में आएगा सिलेंडर का होल कर्व सरफेस, और उसकी वैल्यू होती है ई, तो रहेगा यहाँ पे 2πr_l। कर्व सरफेस का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, ई 2πr_l। तो ये हमने यहाँ तक किया। यहाँ से हमारे पास में लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारा ये फ्लक्स है, इसकी वैल्यू हमारे पास में आई, लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है उसकी वैल्यू हमारे पास में आई है, क्योंकि फ्लक्स हमको पहले कैलकुलेट करना है, और फ्लक्स किसके इक्वल होता है, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। इसलिए इस तरह से इसको कैलकुलेट करेंगे। सो हमारे पास में वैल्यू आई ई डॉट ds की जो वैल्यू आई है, जिसको हमने कैलकुलेट कर लिया है, इट इज इक्वल टू ई इनटू 2πr_l। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब अगर हम राइट साइड को सॉल्व करें, सॉल्विंग राइट हैंड साइड को अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास में सिग्मा क्यू हमको चाहिए, और सिग्मा क्यू क्या होता है, चार्ज एनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस। पूरे जितनी भी एप्लीकेशंस इसमें होंगी उन सब में हमको यही करना है। पहले एक लेफ्ट हैंड साइड का फ्लक्स कैलकुलेट कर लिया ई डॉट ds के पार्ट्स करके, और फिर राइट साइड में हमको सिग्मा क्यू चाहिए, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट तो क्या है, कॉमन ही है, तो हमारा कांस्टेंट है इसलिए। तो यहाँ पे हम लोग सिग्मा क्यू की वैल्यू में कैलकुलेट करें तो वो क्या होती है, चार्ज एनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस। तो कितना चार्ज ये एनक्लोज करेगा, हम लोग जानते हैं कि इसकी यूनिट लेंथ में कितना चार्ज होता है, लैम्डा। तो हमने कितने लेंथ का सिलेंडर बनाना है, एल लेंथ का बनाना है, तो एल लेंथ में कितना चार्ज होगा, लैम्डा इनटू एल। यूनिट का लैम्डा होता है डेंसिटी, और सिग्मा की हो जाएगा लैम्डा इनटू एल। तो अप्लाइंग गॉस लॉ, अगर हम ये सब कुछ जो है उसको इक्वेशन नंबर 1 में रखें, यानी अप्लाइंग गॉस लॉ में हम लोग अप्लाई करें, तो हमारे पास में इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, हमने लिखा था E डॉट ds was equal to सिग्मा क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो E डॉट ds की वैल्यू क्या होगी, हमारे पास में आई 2πr_l, E into 2πr_l was equal to, will be equal to lambda l over epsilon naught। भी सिग्मा क्यू की वैल्यू रख दी हमने इक्वेशन 1 में, और इसकी वैल्यू हमने यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 से रख दी। l से l क्या हो जाएगा, कैंसिल। सो E will be equal to lambda upon 2π epsilon naught into, ये इसकी फील्ड का मैग्नीट्यूड आ गया हमारे पास में। हमारे पास में मैग्नीट्यूड आ गया ये लाइन चार्ज के कारण, इनफाइनाइट लाइन चार्ज के कारण मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारे पास में मैग्नीट्यूड ये मिलता है। अगर हम ग्राफ की बात करें तो हम लोग किन किन क्वांटिटीज के बीच में ग्राफ देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ है E और R के बीच में, डिस्टेंस के बीच में। तो E जो है वो R के साथ में क्या हो रही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो कर्व कुछ इस तरह का हमको मिलेगा। एंड E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, यानी चार्ज डेंसिटी के E क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो ग्राफ हमें इस तरह का। थैंक यू स्टूडेंट्स इसके लिए, वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।